हेलो चपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें लॉज ऑफ मोशन हमने चैप्टर शुरू किया है, जिसमें मैं आपको इंपल्स पढ़ाऊंगा। इंपल्स क्या होता है, इंपल्सिव फोर्स क्या होती है, इंपल्स मालूम मोमेंटम थ्योरम या इंपल्स इक्वेशन क्या होती है, फिर उसके कुछ क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, उनकी बात करेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे जो नीट या जेईई वगैरह में आए हैं। मालो इस टॉपिक को आज अच्छे तरीके से क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो मालो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंपल्स समझने से पहले एक मालो डेफिनेशन समझनी जरूरी है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंपल्सिव क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फिर उसके बाद इंपल्स की क्या करते हैं बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी आपको मान लो क्लास 11th या नीट या जेईई वगैरह में भी आपको क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंपल्सिव क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो सिंपल सी बात है कि भाई इंपल्सिव फोर्स के पहले डेफिनेशन लिख लो, द फोर्स विच एक्ट फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो मान लो इंपल्सिव फोर्स किसको कहते हैं कि भाई वो वाली फोर्स जो बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए क्या की हो, एक्ट की हो। तो सर वो कौन सी फोर्स होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जब बैट्समैन है ना, बैट्समैन क्या करते हैं, बॉल को हिट करते हैं। तो बैट्समैन जब बॉल को हिट करते हैं, बॉल द्वारा बैट के ऊपर लगाई गई फोर्स या बैट के द्वारा बॉल के ऊपर लगाई गई फोर्स की वैल्यू कितनी होती है। तो आपका आंसर होगा सर हमें थोड़ा पता है, वो तो एक्चुअल में जब बैट बॉल के साथ टच में आता है वो तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है। मैं आपको पूछूं कि भाई कितना टाइम इंटरवल है, 1 सेकंड, तो आपका आंसर होगा सर 1 सेकंड तो टाइम इंटरवल नहीं होता। वो टाइम इंटरवल क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है, 1 सेकंड से भी छोटा होता है। जैसे वो टाइम इंटरवल कितना होता है, 0.001 सेकंड, इतना टाइम इंटरवल होता है ना। इतने टाइम के लिए एक्चुअल में क्या होता है, मान लो बॉल बैट के क्या आती है, कॉन्टैक्ट में आती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो बहुत छोटे टाइम के लिए बॉल बैट के कॉन्टैक्ट में आए या बहुत छोटे टाइम के लिए जब कोई फोर्स एक्ट करे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, इंपल्सिव क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, जब टाइम इंटरवल छोटा हो, किसी चीज को मेजर कर पाना थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट क्या होती है, बात होती है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, जब टाइम इंटरवल 0.001 सेकंड है, टाइम इंटरवल 0.002 सेकंड है, तो उस टाइम पे फोर्स को आप मेजर कर सकते हो इजीली। तो आपका आंसर होगा सर उस टाइम पर फोर्स को मेजर करना क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट क्या होती है, बात होती है। तो फिर मान लो साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि भाई उस वक्त अगर हम मान लो उस फोर्स को मेजर करना चाहें तो कैसे मेजर करें। तो कोई ना कोई तरीका तो होगा कि उस फोर्स को मेजर करने का, क्योंकि फोर्स तो मेजर करनी होती है, हर जगह पर मेजर करनी होती है। तो फिर साइंटिस्ट ने थोड़ा सा क्या लगाया, दिमाग लगाया। उन्होंने देखा कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ तो मान लो क्या है, आ चुका है ना। न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना सेकंड लॉ उस वक्त दे दिया था। तो उन्होंने देखा कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ से हमें कुछ पता चलता है। तो ध्यान से देखो कि भाई आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू क्या होता है, न्यूटन क्या होता है, सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियोस में, कि क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, डीपी अपॉन क्या होता है, डीटी होता है। तो ध्यान से देखो कि भाई एक्चुअल में क्या कह रहा हूं मैं, छोटे टाइम इंटरवल के लिए फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मेजर करना क्या होता है, डिफिकल्ट। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने एक इनडायरेक्ट तरीका निकाला जिससे उस फोर्स को क्या किया गया, मेजर किया गया। कैसे, ये ध्यान से देखो। उन्होंने देखा कि भाई ये इक्वेशन है, तो देखो ये dt जो है, dt को हम उठाकर इधर भी तो ले जा सकते हैं। तो आपका आंसर होगा सर ले जा सकते हैं, तो f dt इज इक्वल टू क्या होगा, dp होगा। तो ध्यान से देखो कि भाई एक्चुअल में इंपल्सिव फोर्स क्या है, कि भाई एक्चुअल में फोर्स है जब एक टाइम इंटरवल, मतलब टाइम के साथ एक फोर्स जब क्या करती है, किसी बॉडी पर एक्ट करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। बट वो टाइम इंटरवल क्या होता है, बहुत छोटा। तो ध्यान से देखो, जब टाइम इंटरवल छोटा है, टाइम इंटरवल छोटा होगा तो एक फोर्स एक्ट की, तो जब टाइम इंटरवल छोटा एक फोर्स एक्ट की, तो वो एक्चुअल में किसके बराबर आई, वो एक्चुअल में बराबर आई डीपी। तो डीपी का मतलब क्या होता है, चेंज इन क्या होता है, मोमेंटम। इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो इसका मतलब सर मेरे को तो ये समझ आ रहा है कि भाई फोर्स चाहे नहीं भी निकाले ना, छोटे टाइम इंटरवल के लिए कितनी फोर्स लगे ये निकालना तो आपको पता है कि भाई थोड़ा डिफिकल्ट है। उस टाइम पर कितनी फोर्स लगी होगी वो निकालना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ये वैल्यू किसके बराबर है, डीपी। तो डीपी का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम।
मोमेंटम, तो उस वक्त मोमेंटम भी निकाला जा सकता है। तो आपका आंसर होगा सर छोटे टाइम इंटरवल के लिए मान लो चेंज इन मोमेंटम निकालना भी क्या है, डिफिकल्ट है। तो आपका मान लो क्यों, मान लो ये बात तो सही है ना, मान लो डी फोर्स, मान लो फोर्स की वैल्यू निकालना एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए, तो एक्चुअल में एफ डी टी किसके बराबर आया, डीपी। तो डीपी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। मान लो क्या है चेंज इन मोमेंटम, मतलब अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लें तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई एक छोटे से टाइम इंटरवल में कितनी फोर्स क्या की होगी, एक्ट की होगी। तो मैं वहां से क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट। तो फिर आपके दिमाग में आएगा तो सर डीपी को निकालना भी तो डिफिकल्ट ही होगा, क्योंकि डीपी भी एक बड़ी स्मॉल क्या है चेंज इन मोमेंटम। तो उन्होंने क्या है इसी चीज को ओवरकम करने के लिए, यहां से ये बात तो समझ आ गई कि भाई जब भी कभी फोर्स निकालनी हो, है ना, जब भी कभी फोर्स निकालनी हो एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। डीपी का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। अगर चेंज इन मोमेंटम पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि एक छोटे से टाइम इंटरवल में कितनी फोर्स क्या की होगी, एक्ट की होगी। ठीक है, तो सर ये बात तो मेरे को फील आ रही है कि यहां से ये बात तो पता चल रही है। तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई इतना छोटे टाइम इंटरवल के लिए मोमेंटम को भी मेजर कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो क्यों ना टाइम इंटरवल को क्या कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए। थोड़ा टाइम इंटरवल ऐसा कर दिया जाए जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यही उन्होंने किया कि भाई टाइम इंटरवल, जैसे मैं बोल रहा था कि भाई मान लो एक्चुअल में इंपल्सिव फोर्स जो होती है वो बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए एक्ट करती है, जैसे वो टाइम इंटरवल कितना हो, 0.00001 सेकंड हो। तो उन्होंने कहा कि भाई इस टाइम इंटरवल को मैं क्यों ना थोड़ा बड़ा कर दूं, जिसे मैं इजीली क्या कर सकूं, मेजर कर सकूं। अगर मैं टाइम इंटरवल इजीली मेजर कर पाऊंगा तो उस वक्त मैं चेंज इन मोमेंटम मेजर कर पाऊंगा। तो अगर टाइम इंटरवल पता चल गया, चेंज इन मोमेंटम पता चल गया, तो उस वक्त कितनी फोर्स लगी होगी उसकी वैल्यू मैं इजीली क्या कर लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा। तो यही साइंटिस्ट ने एक दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि भाई टाइम इंटरवल को थोड़ा बड़ा करते हैं। बड़ा मतलब जैसे 0.1 सेकंड कर देते हैं, मतलब 0.1 सेकंड को तो इजीली मेजर किया जा सकता है। तो जब टाइम इंटरवल बढ़ाया गया तो फिर टाइम इंटरवल बढ़ा, तो टाइम इंटरवल बढ़ने से चेंज इन मोमेंटम को मेजर कर पाना क्या हो गया, इजी हो गया। मतलब कितना मोमेंटम चेंज किया होगा उस टाइम में उसे मेजर कर पाना इजी है। मोमेंटम चेंज का मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज की, तो वेलोसिटी को चेंज निकालना क्या होगा उस टाइम पे, क्या होगा, इजी होगा। तो अगर उस टाइम पे वेलोसिटी का निकालना इजी होगा, चेंज इन मोमेंटम इजीली निकाल लेंगे। चेंज इन मोमेंटम पता चल गया, टाइम इंटरवल पता चल गया, तो उस वक्त कितनी फोर्स लगी होगी उस टाइम इंटरवल में, वो वाली वैल्यू क्या लग जाएगी, पता लग जाएगी। तो एक्चुअल में इस मतलब बड़े टाइम इंटरवल के लिए, बड़े टाइम इंटरवल के लिए जो फोर्स एक्ट करती है उसे ही हम क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। मतलब जब टाइम इंटरवल थोड़ा बड़ा हो तो टाइम इंटरवल के विद रिस्पेक्ट टू, टाइम इंटरवल जब थोड़ा बड़ा हो उसके विद रिस्पेक्ट टू जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, मतलब एक्ट कर रही है, तो वो फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, एक्चुअल में इंपल्स क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो यही आपकी क्या है, इंपल्स की क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो आपको फील आया होगा कि भाई एक्चुअल में इंपल्स, अब हमें क्या है कि भाई फोर्स की वैल्यू नहीं निकालनी, हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, किसी टाइम इंटरवल में कितना मोमेंटम चेंज किया। अगर मोमेंटम कितना चेंज किया तो मोमेंटम चेंज जो होगा उस टाइम इंटरवल में, ये मेरे को पता हो, ये मेरे को पता हो, तो मेरे को क्या पता चल जाएगा उस वक्त उस इंटरवल में कितनी फोर्स एक्ट की होगी, चाहे वो कितनी मर्जी हो, बहुत ज्यादा फोर्स हो, उस वैल्यू को मेजर कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो हम चेंज इन मोमेंटम की टर्म में उस मान लो टाइम इंटरवल में फोर्स की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड। तो इसी फोर्स को क्या कहते हैं, इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। जब टाइम इंपल्सिव फोर्स कब कहते हैं, जब टाइम इंटरवल छोटा हो, तो यही टाइम इंटरवल को थोड़ा बड़ा कर दे। तो मेरे को पता है सर dt मतलब होता है टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो जब बड़ा टाइम इंटरवल यूज करते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेल्टा टी। इसका मतलब फोर्स इनटू डेल्टा टी। अगर ये डेल्टा टी है तो यहाँ पे क्या आएगा ना, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डेल्टा पी। जब टाइम इंटरवल बड़ा होगा तो मोमेंटम चेंज भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो एक्चुअल में इसे ही हम क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो सिंपल सी बात है, अब आपको बात समझ आ गई कि भाई एक्चुअल में इंपल्स किसके बराबर होता है। मतलब ये क्या है, फोर्स है, मतलब किसी वक्त कितनी फोर्स एक्ट की, तो उसके साथ ये क्या है, मतलब टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल के लिए वो फोर्स क्या की, एक्ट की। इन दोनों की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मान लो क्या, इंपल्स कहते हैं। या मतलब जो टाइम इंटरवल आपने कंसीडर किया है उसमें कितना मोमेंटम चेंज किया, उसे मतलब मोमेंटम चेंज को ही हम क्या कहते हैं, इंपल्स क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, डेफिनेशन थी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा इंपल्सिव फोर्स और इंपल्स में क्या डिफरेंस है। ये आपका क्या है, डिफरेंस है। इंपल्सिव फोर्स का मतलब जब छोटा सा टाइम इंटरवल हो उसमें जब क्या है कि भाई फोर्स एक्ट करती है,
बड़े छोटे टाइम इंटरवल में, उसे हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। तो जब वो टाइम इंटरवल को हम थोड़ा बड़ा कर लें, बड़ा मतलब जिसे हम इजीली मेजर कर सकते हैं, उस टाइम इंटरवल में कन्वर्ट करें, उस वक्त जो फोर्स मतलब लगती है तो उसे भी मेजर कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो फोर्स बहुत ज्यादा एक्ट करती है, छोटे टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स एक्ट करती है, बट उस फोर्स को मेजर कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट एक्चुअल मैंने अभी आपको बताया कि भाई F इंटू डेल्टा टी एक्चुअल में किसके बराबर आता है, चेंज इन मोमेंटम। तो उस वक्त हम चेंज इन मोमेंटम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। तो जब चेंज इन मोमेंटम निकल गया तो फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगी। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इंपल्स ऑन ए बॉडी या इंपल्स ऑफ ए क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिख लो। अब आपको बात क्लियर होगी कि एक्चुअल में इंपल्स का मतलब क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो ठीक है, लिख लो जल्दी जल्दी। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम इंटरवल for which that force act on a body। ठीक है, तो ये आपके इंपल्स की क्या है, डेफिनेशन है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये वर्ड क्या लिखा, वो तो फोर्स ही थी, आपने एवरेज फोर्स क्यों लिखा। तो एक्चुअल में फोर्स जो होगी वो एक्चुअल में जो इंपल्सिव फोर्स होती है वो वेरिएबल क्या होती है, फोर्स होती है। तो मेरे को पता है कि जब हम डील करते हैं, मतलब 99% केसेस में जब डील करते हैं, हमारी फोर्सेस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हम एक कांस्टेंट फोर्स के साथ क्या करते हैं, डील। तो कांस्टेंट फोर्स लिखो, चाहे एवरेज फोर्स लिखो, एवरेज का मतलब भी क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एवरेज फोर्स लिखा है। एवरेज फोर्स मतलब 99% केस में हम इसके साथ ही क्या करते हैं, डील करते हैं। तो इसीलिए 99% केस में हम ये वाला फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, कौन सा, इंपल्स इज इक्वल टू एफ एवरेज। एवरेज का मतलब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट फोर्स, मतलब जो कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है किसी टाइम इंटरवल के लिए, जैसे डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल के लिए जो कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल में इंपल्स होने क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब उसके बाद आपको समझ आ गया कि भाई इंपल्स क्या होती है। अब उसके बाद बात आती है कि भाई ये वेक्टर होती है या स्केलर। तो ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो जब स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर क्या आता है, वेक्टर आता है। तो सिंपल सी बात है सर, इंपल्स क्या होगी, इंपल्स इज ए क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंपल सी बात है, अब आपके दिमाग में आएगा कि इसकी डायरेक्शन होगी। तो एक्चुअल में इंपल्स इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, फोर्स। मान लो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, इंपल्स की क्या होगी, डायरेक्शन। उसके बाद आपको यूनिट पूछे जाते हैं कि भाई इसके यूनिट क्या होंगे। तो यूनिट तो आपको पता ही होगा, एक्चुअल में फॉर्मूले से किसी भी क्वांटिटी के यूनिट निकाले जा सकते हैं। तो ये एवरेज फोर्स, फोर्स तो फोर्स है, चाहे वो एवरेज हो, एवरेज मतलब कांस्टेंट फोर्स हो, तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। ऐसा ही यूनिट। तो टाइम इंटरवल मतलब टाइम, तो टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड। तो इसका मतलब इसके यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन सेकंड इसके क्या हो गए। ऐसा ही सिस्टम में यूनिट। तो अगर मान लो सीजीएस में पूछे जाए तो मेरे को पता है सर न्यूटन जो होता है वो क्या होता है, डायन होता है सीजीएस में, और सेकंड जो होता है वो तो सेकंड होता है, ये सीजीएस में उसके क्या हो गए, यूनिट हो गए। उसके बाद डिमेंशनल फार्मूला आपको पूछा जाता है, तो डिमेंशनल फार्मूला लिख लो कि भाई डिमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो डिमेंशनल फार्मूला कहां से बनता है सर, यहां से बन सकता है ना, तो यूनिट से भी बना सकते हैं, यहां से भी बना सकते हैं। तो फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये तो आपने पीछे बना के बताया था, ml t माइनस क्या होता है, 2 होता है ना, ml t माइनस 2, और डेल्टा t मतलब टाइम। तो टाइम का डिमेंशनल फार्मूला t होता है। तो डिमेंशनल फार्मूला इसका क्या होगा सर, ml m की पावर 1 l की पावर 1 t माइनस 2 है, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, डिमेंशनल फार्मूला है, किसका, इंपल्स का क्या है, डिमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, इंपल्स की डेफिनेशन थी। इंपल्स क्या होती है, ये बात आपको फील आई होगी कि भाई एक्चुअल में इंपल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इंपल्स मतलब एक मान लो टाइम इंटरवल के लिए कितनी फोर्स क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, तो वो फोर्स को निकाल पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो एक्चुअल में उन मान लो वो फोर्स और डेल्टा टी, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट को उन्होंने क्या कह दिया, इंपल्स कह दिया। तो इन दोनों की प्रोडक्ट एक्चुअल में किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। तो मोमेंटम चेंज तो हम निकाल ही सकते हैं टाइम इंटरवल में, फोर्स को निकाल पाना डिफिकल्ट बात है, क्योंकि फोर्स छोटे टाइम इंटरवल में बहुत
बहुत ज्यादा फोर्स क्या करती है, एक्ट करती है, तो इसीलिए उसे निकाल पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो फिर हम इनडायरेक्ट वे में मान लो फोर्स की वैल्यू इनडायरेक्ट वे में निकालते हैं कि चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं, टाइम इंटरवल को डिवाइड करते हैं, वहां से आपको फोर्स की वैल्यू पता चल जाती है कि उस टाइम इंटरवल में एक्चुअल में कितनी फोर्स क्या की होगी, एक्ट की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको क्लियर होगी। अब उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि भाई सर आपने यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम भी लिखा था, तो वो मैं आपको ड्राइव करके बता रहा हूं कि कैसे मान लो उसको क्या किया जाता है, ड्राइव। एक्चुअल में मैंने तो पहले समझा दिया, बट एक्चुअल में उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंपल्स इक्वेशन। आपको मान लो अगर क्लास 11th में हो तो 11th क्लास में आपको टीचर मान लो क्वेश्चन पूछता है कि भाई इंपल्स इक्वेशन ड्राइव करो या इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या करो, डिफाइन करो। मान लो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या करो, डिफाइन करो। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो अब हम इसे क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। कहां से, वो आपको समझ आ गया कि भाई न्यूटन लॉ से मैंने ये चीजें सारी क्या की हैं, आपको समझाई हैं। इंपल्स क्या होती है, वो एक्चुअल में न्यूटन लॉ से ही आपकी क्या आई, इंपल्स एक्चुअल में फोर्स और टाइम इंटरवल का क्या है, रिलेशन है। तो फोर्स और टाइम इंटरवल का रिलेशन एक्चुअल में किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के क्या होता है, बराबर। तो चलो इसे ड्राइव करते हैं, इस डेरिवेशन को जो मैंने आपको पहले बताया, इंपल्स इक्वेशन या इंपल्स मोमेंटम क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। तो लिखो यहाँ पे सर अकॉर्डिंग टू क्या होगा ना, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। से सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि भाई क्या फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, डीपी अपॉन क्या होता है, डीटी होता है। तो मेरे को पता है सर मैं डीपी को मतलब एफ इंटू डीटी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डीपी। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक्चुअल में ये फोर्स कौन सी है, इंपल्सिव क्या है, फोर्स है। तो इंपल्सिव फोर्स छोटे टाइम इंटरवल के लिए यूज होती है। तो बट एक्चुअल में जो इंपल्स है, इंपल्स जो फोर्स है उस वो हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, बड़े टाइम इंटरवल के लिए क्या करते हैं, डिफाइन। तो सिंपल सी बात है, डीटी छोटा टाइम इंटरवल है, ये छोटे टाइम इंटरवल में चेंज इन मोमेंटम भी छोटा ही होगा। तो क्यों ना टाइम इंटरवल को बड़ा किया जाए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटीग्रेशन में भी बताया था कि जब भी फिजिक्स में किसी छोटी चीज को बड़ा करना हो, है ना, छोटी चीज को बड़ा कैसे कर सकते हो, 1 को 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो कि 1 को 10 बार ऐड करो तो अपने आप ही वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही, मतलब फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है कि जब भी किसी छोटी चीज को बड़ा करना हो तो हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, टाइम इंटरवल को बड़ा कर लेते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो आपने अगर मान लो इंटीग्रेशन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने समझाया था कि भाई एक्चुअल में क्या होता है, मान लो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, लिमिट्स कहां से लेके कहां तक उसको क्या करना है, ऐड करना है। टाइम इंटरवल को कहां से लेके कहां से क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपल सी बात है सर, जब आप टाइम इंटरवल शुरू करते हो तो 0 सेकंड से शुरू करते हो। तो जब टाइम 0 होगा तो डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी। जब 0 टाइम होगा उसके बाद कुछ ना कुछ उस बॉडी का मोमेंटम होगा। तो मान लो हमने कितना मान लिया, p1। तो जब टाइम इज इक्वल टू t हुआ तो उस वक्त उसका मोमेंटम क्या किया होगा, चेंज किया होगा, है ना। मोमेंटम क्या किया होगा, कुछ ना कुछ अलग हुआ होगा। टाइम इंटरवल चेंज हुआ तो उसका मोमेंटम भी कुछ ना कुछ क्या किया होगा, चेंज किया होगा। तो कितना चेंज किया, तो मान लो सिंपल सी बात है सर, p इज इक्वल टू कितना हो गया, p2 के क्या हो गया, बराबर, है ना। इनिशियल टाइम इनिशियल मोमेंटम, फाइनल टाइम फाइनल मोमेंटम। तो इन मतलब इसको यूज करके मान लो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट मान लो इक्वेशन, इंटीग्रेट इक्वेशन इस लिमिट को यूज करके। तो इसका मतलब क्या कि मैं कौन सा टाइम इंटरवल ले रहा हूं, 0 से लेके t तक। मान लो टाइम इंटरवल को ले रहा हूं 0 से t तक, मतलब 0 से t कोई भी हो सकता है, 0.1 सेकंड हो सकता है, 0.2 सेकंड हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है। मतलब ये आपका क्या है, टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल में एक्चुअल में कितना मोमेंटम चेंज हुआ वो वैल्यू मैं क्या कर लूंगा, कैलकुलेट। तो वहां से मेरे को इंपल्स की वैल्यू क्या कर जाएगी, पता लग जाएगी। तो बरो यहाँ पे तो अगर लिखोगे तो ये क्या हो गया, एफ dt, है ना। मेरे को पता है टाइम इंटरवल जहां पर हो, dt का मतलब होता है चेंज इन टाइम। तो टाइम इंटरवल जहां पे dt हो वहां पर t की लिमिट लेनी है, जहां पर dp होगा वहां पे p की लिमिट लेनी है। क्योंकि हमेशा चेंज इन का मतलब क्या होता है, जो चीज चेंज कर रही है, तो चेंज मतलब कहां से लेके कहां तक हमने चेंज को ऑब्जर्व करना है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसकी लिमिट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, dt टाइम को कहां से कहां तक ऑब्जर्व करना है, 0 से t तक ऑब्जर्व करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, dp। तो dp कहां से कहां ऑब्जर्व करना है, p1। इनिशियल को नीचे लिखना होता है, फाइनल को क्या लिखना होता है, ऊपर। तो इनिशियल से क्या हो गया, फाइनल। तो इंटीग्रेशन आपको पता होगा। तो आप मैं यहाँ पे 2 केस डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 केस डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे पहले मैं ए कर देता हूँ। मान लो मैं फोर्स को क्या मान रहा हूँ, कांस्टेंट। फोर्स को क्या मान रहा हूँ, कांस्टेंट मान रहा हूँ। तो फोर्स कांस्टेंट, तो जब कांस्टेंट फोर्स हो
तो सर उसको आप बोलते तो एवरेज फोर्स। एवरेज का मतलब क्या होता है कि कोई क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जितना भी टाइम इंटरवल है उसमें फोर्स की वैल्यू एवरेज ले रहे हैं। एवरेज का मतलब होता है कांस्टेंट फोर्स क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। तो सिंपल सी बात है सर, एफ मतलब पहला केस मैं कांस्टेंट फोर्स के लिए कर रहा हूं, तो जब फोर्स कांस्टेंट होगी यहाँ पे वैल्यू करो, तो सर 0 to t हो गया, एफ एवरेज हो गया, तो साथ में क्या आ गया dt, यहाँ पे क्या आ गया p1, तो p2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया dp। तो सिंपल सी बात है सर, अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो कि भाई ये क्या है, एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स मतलब कांस्टेंट फोर्स। तो सर जब कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, ये तो आपने इंटीग्रेशन में समझाया था कि एक्चुअल में dt के साथ ना, एक्चुअल में क्या देखना होता है, इसके साथ कौन चेंज कर रहा है। एक्चुअल में इंटीग्रेशन किसकी होती है, इसके विद रिस्पेक्ट टू, मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू कौन यहाँ पे चेंज कर रहा है, उसकी हमने क्या करनी होती है, इंटीग्रेशन। तो सर फोर्स टाइम के साथ चेंज कर रही है, तो आपका आंसर होगा फोर्स तो कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही। अगर नहीं चेंज कर रही तो फोर्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती, एक्चुअल में वेरिएबल की इंटीग्रेशन होती है, जो टाइम के साथ क्या करता है, चेंज करता है, मतलब जो यहाँ पर हो उसके साथ जो चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम है, टाइम के साथ जो चेंज करेगा इंटीग्रेशन उसकी होगी। ये तो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम क्या निकाल लेते हैं बाहर, 0 से t आ गया, साथ में क्या आ गया dt आ गया। तो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, मतलब p1 to p2, dp की इंटीग्रेशन क्या होती है सर, p होती है, ये तो आपने पीछे भी पढ़ाया था, p2 हो गया। तो सर f एवरेज dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, t होती है, 0 से t हो गया, तो इसमें लिख दो। यहाँ पे क्या हुआ, मतलब बाद में फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, p2 माइनस क्या हो गया, p1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, मान लो f एवरेज इज इक्वल टू क्या आ गया, t माइनस क्या आ गया 0। तो सर p2 माइनस p1, मतलब यहाँ पे P2 माइनस P1 आ गया ना, P2 माइनस P1 आ गया, तो इसका मतलब F एवरेज। तो ये क्या है, डिफरेंस आया, मतलब T माइनस 0, मतलब क्या, टाइम इंटरवल ही तो आया कि मतलब इनिशियल टाइम कितना है 0, फाइनल टाइम कितना है t। तो t का मतलब टाइम इंटरवल जो हम मेजर कर सकते हैं, तो मेजर कर सकते हैं, तो इस टाइम इंटरवल को हम क्या लिख सकते हैं सर, डेल्टा t भी लिख सकते हैं। अगर आप t लिखना चाहो t भी लिख लो, अगर आप डेल्टा t क्यों लिखा, क्योंकि ये t2 है, ये क्या है t1 है, तो सर t2 माइनस t1, मतलब जिस इंटरवल को हम मेजर कर पाए, मतलब थोड़ा बड़ा टाइम इंटरवल हो, उसके लिए हम डेल्टा t वर्ड यूज करते हैं। तो डेल्टा t आ गया, तो ये क्या आ गया, p2 माइनस p1। p2 माइनस p1 का मतलब क्या होता है सर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो सिंपल सी बात है, टाइम इंटरवल बड़ा है, तो टाइम इंटरवल बड़ा होगा तो मोमेंटम चेंज थोड़ा ज्यादा होगा, तो फिर हम उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। तो जब ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से हम वो वाली फोर्स निकाल लेंगे कि जो उस इंटरवल में फोर्स क्या कर रही होगी, एक्ट, तो जिसे हम क्या कहते हैं, इंपल्सिव क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो इंपल्सिव नहीं, इंपल्स कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक्चुअल में इसे ही हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, मोमेंटम, मान लो क्या है, मान लो क्या कह सकते हो, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कह सकते हो, या इंपल्स क्या कह सकते हो, इक्वेशन कह सकते हो, ये उसकी क्या है, डेरिवेशन है। तो ये आपका क्या हो गया, इंपल्स वाला क्या हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सर आपने कहा था कि भाई 2 केस लेने हैं, तो यहां से हमने एक केस लिया था, फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। दूसरा केस लेते हैं कि भाई फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो ये पहला केस हो गया, ये याद रखना है। फर्स्ट केस हो गया जब फोर्स कांस्टेंट है, तो उसके लिए जब कांस्टेंट फोर्स है, इंपल्स इज इक्वल टू क्या बना, इंपल्स किसके बराबर है, एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल जितना भी दिया होगा इज इक्वल टू, ठीक है, तो P2 माइनस P1 मतलब चेंज इन मोमेंटम के क्या है, बराबर है। तो सिंपल सी बात है सर, चेंज इन मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम को हम यहाँ से इंपल्सिव फोर्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब उसके बाद आ जाओ वेरिएबल फोर्स। मान लो जब फोर्स क्या हो, वेरिएबल है ना फोर्स, मैंने आपको बताया था कि भाई मैक्सिमम 99% केसेस में आपका ये फॉर्मूला ही चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जनरली फोर्स हमें क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी। मतलब 99% केस में क्या आती है, फोर्स कांस्टेंट ही आती है। अगर बट आप मान लो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, मतलब बढ़िया तैयारी कर रहे हो जेई एडवांस के लिए, तो वहां पर वेरिएबल फोर्स की बात भी ज्यादा होती है। तो अगर वेरिएबल फोर्स हो, मतलब 1% केस में वेरिएबल फोर्स की बात होगी, अगर फोर्स वेरिएबल हो तब हम उसके साथ कैसे डील करेंगे, उसको मैं क्या करने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो लिखो, मान लो वेरिएबल फोर्स के लिए तो सर ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो ध्यान से देखो कि भाई एफ डी टी है ना, एफ डी टी मतलब 0 से क्या हो गया, टी हो गया। तो मैंने यहां से ये टाइम इंटरवल लिया, 0 से टी हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, मान लो P2
से P1 मोमेंटम कितना चेंज किया, तो अब आपकी बात आएगी कि सर अब फोर्स क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ चेंज करेगी। तो अगर टाइम के साथ चेंज करेगी तो सिंपल सी बात है सर, इसके साथ अगर ये चेंज करेगी तो इसकी कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन होगी। तो वो इंटीग्रेशन मतलब वो तो डिपेंड करेगा कि भाई फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ से एक बात और समझ ली है, तो सर यहाँ से मेरे को एक बात और तो समझ आती है, तो क्यों ना मैं टाइम इंटरवल को चेंज करूँ, है ना। टाइम इंटरवल को चेंज करो। जीरो का मतलब क्या है, टाइम इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, इसको T1 ही कहते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम को हम क्या कह देते हैं, T1 कह देते हैं, या फिर मान लो T1 कह देते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू T हो गया, इसे हम क्या कह सकते हैं, T2 भी कह सकते हैं ना। जीरो का मतलब फर्स्ट टाइम को हम क्या कह देते हैं, T1 कह देते हैं। सेकंड टाइम को हम क्या कह देते हैं, T2 कह देते हैं। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना कि क्या मैं कहने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना के देखो कि भाई क्या, मान लो मैं इधर फोर्स लेता हूं, इधर मैं क्या लेता हूं, टाइम लेता हूं। तो मैं आपको पूछो कि भाई एक्चुअल में मान लो फोर्स, वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है, जो टाइम के साथ चेंज कर रही है। तो एक्चुअल में ये किसका ग्राफ है सर, वेरिएबल का। ध्यान से देखो कि भाई जहां पे फोर्स की वैल्यू ये है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू ये है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू ये है, ये कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम। तो सिंपल सी बात है सर, ये इसी का केस है कि जब फोर्स टाइम के साथ क्या करे, चेंज करे, उसका ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा वेरिएबल फोर्स का। तो अगर ये होगा तो यहां से ध्यान से समझो कि भाई क्या, मेरे को पता है सर फोर्स है, फोर्स मतलब F है। तो F का मतलब मान लो यहाँ पे मैं एक स्टिरअप लेता हूँ, छोटी सी क्या लेता हूँ, स्टिरअप लेता हूँ। छोटी सी स्टिरअप का मतलब क्या होता है, ये स्टिरअप ले, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे टाइम चेंज कर रहा है। तो अगर टाइम चेंज कर रहा होगा तो सिंपल सी बात है सर, इन दोनों में कुछ ना कुछ टाइम चेंज किया होगा। तो जब टाइम चेंज छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं, dt कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस दोनों में जो टाइम चेंज किया होगा उसको हम क्या कह देते हैं, dt। तो ध्यान से देखो कि भाई यहाँ पर मान लो फोर्स की वैल्यू ये तो आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में क्या है, ये इंटरवल बहुत ज्यादा छोटा है। ये dt लगभग किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो बिल्कुल जीरो के बराबर है, साथ साथ में होंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर फोर्स देखी जाए तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो सर यहाँ से यहाँ तक मान लो जो भी फोर्स की वैल्यू होगी, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक हम फोर्स की वैल्यू क्या मानते हैं, F मानते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक हम फोर्स की वैल्यू को क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं। तो ये वैल्यू F है। तो ध्यान से देखो कि भाई एक्चुअल में क्या बन रहा है, ये स्टिरअप में ये क्या बन रही है, लेंथ बन रही है स्टिरअप की। तो ये क्या बन रही है, ये तो मान लो उसकी क्या बन रही है सर, ब्रेथ बन रही है। तो मेरे को पता चल गया सर, एक्चुअल में मान लो मैं पूछूं एरिया ऑफ स्टिरअप क्या होगा। अगर मैं आपको पूछूं यहाँ से एरिया ऑफ स्टिरअप क्या होगा, तो आपका आंसर होगा एरिया ऑफ स्टिरअप क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर ये लेंथ इनटू क्या होगा, ब्रेथ होगा। तो लेंथ कितनी है सर F, ब्रेथ कितनी है dt। तो इसका मतलब F इनटू क्या होगा, dt होगा। तो ध्यान से देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एरिया कितना बन रहा है, मान लो ये मान लो स्टिरअप का एरिया कितना बन रहा है, F इनटू क्या बन रहा है, dt। तो इंटीग्रेशन का मतलब तो मैंने अभी आपको समझाया कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ना। इंटीग्रेशन का मतलब, इसको छोड़ दो अभी, मान लो यहाँ से एक बात समझते हैं, इसे भी छोड़ दो अभी, मान लो यहाँ से एक बात समझते हैं, ठीक है। तो मेरे को पता है ये वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स हमने ड्रॉ कर ली, dt मतलब टाइम इंटरवल में कितनी फोर्स चेंज कर रही है। तो ध्यान से देखो कि dt का मतलब होता है स्मॉल टाइम इंटरवल। तो जब स्मॉल टाइम इंटरवल में हमने मतलब मेजर किया फोर्स को, वो लगभग कितना आया, F के बराबर आया। मतलब बहुत छोटे टाइम इंटरवल में फोर्स लगभग क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो उसे हमने क्या मान लिया, F। तो मेरे को पता चला कि सर एक्चुअल में ये स्टिरअप जो बनी वो रेक्टेंगुलर स्टिरअप है। तो रेक्टेंगुलर स्टिरअप का एरिया क्या होता है, मान लो लेंथ कितनी है, फोर्स इनटू क्या होगी, ब्रेथ कितनी है, dt। तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्टिरअप किसके बराबर होगा, F इनटू dt होगा। तो सर इंटीग्रेशन का मतलब आपने अभी तो बताया कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि मान लो एक्चुअल में F इनटू dt मतलब एरिया ऑफ स्टिरअप। तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्टिरअप जो भी होगा, मतलब जो भी स्टिरअप होंगे उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो कहां से लेके कहां ऐड करना है वो आपको कौन बताता है, वो आपको लिमिट बताती है। तो सर अगर मैं लिमिट, मैंने अभी आपको बताया 0 t इज इक्वल टू t2 लिख सकता हूं ना, 0 की जगह पर t1, कोई भी टाइम हो सकता है t1। तो t की जगह पर t2, कोई भी टाइम हो सकता है t2। मतलब मैं 0 टाइम नहीं मार रहा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं 2 सेकंड से। अगर 2 सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूं उस टाइम को हम क्या मान लेंगे, t1 मान लेंगे। तो जब फाइनल टाइम मान लो 10 सेकंड पे ऑब्जर्व कर रहा हूं उस टाइम को हम क्या मान लेंगे, t2। तो यहाँ पे ऐसे लिखो, फिर ज्यादा थोड़ी समझ आएगी, t1 टू t2। इसका मतलब मैंने क्या करना है, इस एरिया को कहां से लेके कहां तक ऐड करना है, t1 टाइम इंटरवल से t2 टाइम इंटरवल में क्या करना है, ऐड। तो मेरे को पता सर, मान लेते हैं कि टाइम इंटरवल यहां से मैं स्टार्ट किया, इसको t1 कह देते हैं, यहाँ पे मैंने खत्म किया, इसको क्या कह देते हैं, t2। तो ध्यान से देखो कि इंटीग्रेशन का मतलब है ये जो भी बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एरिया ऑफ स्टिरअप। तो इसका मतलब ऐसी जो स्टिरअप्स होंगी, उन्हें कहां से लेके कहां तक ऐड करना है,
T1 टाइम से लेके T2 टाइम तक क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपल सी बात है सर, यहां से लेके यहां तक तो ऐसी n नंबर ऑफ स्टेप होगी, बना लो यहां से ना, यहां से यहां तक क्या होगी, n नंबर ऑफ स्टेप हो गए। तो इसका मतलब एक्चुअल में ये सभी के एरिया को क्या करना है, ऐड। तो जब ये सभी एरिया को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ध्यान से देखो कि भाई क्या बना, ये एक्चुअल में बना आपका एरिया अंडर क्या बना, कर्व बना। तो भाई इस कर्व के अंदर कितना एरिया आ रहा है उसके क्या आएगा, बराबर आएगा। तो सिंपल सी बात है सर, F इंटू dt का मतलब क्या है, एक्चुअल में एरिया है ना। जब फोर्स वेरिएबल हो तो फोर्स वेरिएबल हो तो हम एक तरीका तो उसकी इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका क्या होता है, एरिया अंडर क्या होगा, एरिया अंडर कर्व। तो कर्व कौन सी है, या ऐसे लिख सकते हो एरिया अंडर कर्व लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो एरिया अंडर, है ना, एरिया अंडर। तो ये किसकी कर्व है, फोर्स और टाइम की कर्व है। ये मान लो किसका रिलेशन है, फोर्स और टाइम का तो रिलेशन है। तो इसका मतलब एरिया अंडर क्या आएगा, ft क्या आएगा, ग्राफ। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो सर मेरे को समझ आया कि जब वेरिएबल फोर्स होगी तो वेरिएबल फोर्स का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, या एरिया अंडर ft क्या होता है, ग्राफ होता है। तो जब भी मेरे को फोर्स वेरिएबल दी होगी तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ उसका आंसर, उस पर अगर इंपल्स निकालने हो ना, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये इंपल्सिव फोर्स ही तो है। मान लो F इंटू डी क्या है, इंपल्सिव फोर्स है। तो एक्चुअल में उस पर इंपल्स निकालनी हो, कितनी इंपल्स एक्ट करेगी, तो वो एक्चुअल में इंपल्स कितनी होगी सर, एरिया अंडर क्या होगा आपका, ft क्या होगा, ग्राफ होगा। कि भाई इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया है उसका जो आपका क्या होगा ना, इस ग्राफ के अंदर जो भी आपका क्या है, एरिया है, वो आपका क्या होगा, इंपल्स को शो करेगा। इंपल्स का मतलब यही होता है फोर्स इंटू क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन हम कहां से ले रहे हैं, T1 से T2 तक हम क्या ले रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम इंटरवल बड़ा हो गया, तो फोर्स इंटू टाइम इंटरवल वो किसके बराबर होता है, इंपल्स। तो इंपल्स किसको शो करती है, एरिया अंडर ft ग्राफ को शो करती है, जब फोर्स क्या होगी, वेरिएबल होगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी। इसे हम क्या कहते हैं, इंपल्स। मान लो इक्वेशन या इंपल्स मोमेंटम क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। कि आपका क्या था, मान लो क्वेश्चन था, मान लो कैसे, मान लो इस टॉपिक के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद इसके क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई एक्चुअल में इंपल्स क्या होती है। ठीक है, तो बात आपको समझ आएगी होगी। इंपल्स एक्चुअल में क्या है, मान लो एक ऐसी फोर्स है जो बहुत छोटे, मतलब बहुत छोटे नहीं कह सकते, मतलब टाइम इंटरवल, मतलब एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए जो फोर्स एक्ट करती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम, इंपल्स क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अगर वो टाइम इंटरवल लगभग 0 के बराबर हो, बहुत छोटा हो, उसे हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। तो जब वो टाइम इंटरवल ऐसा हो, मतलब थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा बड़ा मतलब जिसे हम इजीली मेजर कर पाते हैं, ऐसा टाइम इंटरवल हो, उसे हम क्या कह देते हैं, इंपल्स कह देते हैं। तो इंपल्स इक्वेशन क्या है, तो उस टाइम पे सर छोटा टाइम इंटरवल होगा, छोटा टाइम इंटरवल जैसे जो मेजर कर पाते हैं 0.1 सेकंड होगा, 0.1 सेकंड पे जो फोर्स लगती होगी उसे हम क्या कहेंगे, इंपल्स कहेंगे। तो उसको मेजर कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए एक इक्वेशन बनाई, वो इंपल्स किसके बराबर आती है, वो इंपल्सिव मतलब जो फोर्स होती है वो किसके बराबर आती है, एक्चुअल में बराबर आती है आपके किसके, मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हम निकाल सकते हैं इजीली। तो चेंज इन मोमेंटम पता चल गया, उस वक्त कितनी फोर्स लग रही होगी, वो मान लो फोर्स की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमें क्या है, पता है। ठीक है, तो बाकी आप न्यूमेरिकल करोगे तो फिर बातें और ज्यादा क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन, और खुद भी करना, मान लो कोशिश करना, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं करके बताऊंगा कि भाई कैसे क्वेश्चन के साथ डील करना।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं देखता हूं कि भाई कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना है डील। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आया तो आप कर भी सकते हो। तो चलो करते हैं, वैसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व। पढ़ के देखो, कहता है क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड नहीं दिया, मान लो 20 मीटर है ना, 2 मीटर नहीं दिया, 20 मीटर क्या दिया है पर सेकंड दिया है, 20 मीटर पर सेकंड एंड इट हिट बाय ए बैट सो दैट द बॉल इज टर्न्ड बैक। मतलब बॉल इज क्या होगा, टर्न्ड क्या होगा, बैक होगा ना, बॉल इज टर्न्ड बैक विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो मान लो क्या है, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से मान लो वेलोसिटी से एक बॉल जा रही है, इट इज हिट बाय द बैट सो दैट द बॉल इज टर्न्ड बैक विद ए वेलोसिटी ऑफ क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ क्या होगा 0.01 क्या होगा सेकंड होगा। तो सिंपल सी बात है, मान लो सेम वेलोसिटी से मान लो बॉल जा रही थी, बैट्समैन ने ऐसे हिट किया और सेम वेलोसिटी से मान लो वो बॉल क्या आ गई, वापस आ गई, तो सेम वेलोसिटी से वापस आ गई, तो वो बोल रहा है कि भाई उस मान लो कितने टाइम के लिए मान लो क्या है फोर्स लगे, कितने टाइम के लिए क्या लगी फोर्स लगे, तो उस पर इंपल्स की वैल्यू निकाल के बताओ। तो सर मेरे को पता है इंपल्स जो होता है ना, इंपल्स जो होता है उसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो होगा एफ एवरेज इनटू क्या होगा डेल्टा टी इज इक्वल टू, एक तो ये हो गया, एक होता है चेंज इन क्या होता है मोमेंटम होता है, तो ये होता है। अब मैं लिख रहा हूं एक बार, अब आपने दिमाग में रखना है कि भाई क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सर मैं कौन सा लगाऊं, तो आंसर देखो कि भाई आपको क्या दिया है, वेलोसिटी दी है, मान लो वेलोसिटी दी है, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी दिखाई नहीं दे रही, टाइम इंटरवल तो है, फोर्स हमें पता नहीं है, तो सिंपल सी बात है सर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। जब भी आपको वेलोसिटी दी होगी तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो यहाँ पे लगाते हैं, इंपल्स को आई लिखते हैं, तो इसका मतलब कई बुक्स में जे के साथ भी डिनोट किया जाता है, तो मैं क्या लिख रहा हूं आई के साथ। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो सर मोमेंटम तो मेरे को पता है कि भाई क्या होता है एम वी, फाइनल मोमेंटम क्या, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। तो जब भी आप मान लो चेंज इन मोमेंटम आएगा, ये मैं लिख के बता रहा हूं, जब भी चेंज इन मोमेंटम आएगा मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा ना, मास कॉमन निकाल लिया, v माइनस क्या होगा u, तो चेंज इन मोमेंटम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं बार बार ऐसे नहीं समझाऊंगा, मैं समझा रहा हूं कि ये यहां से बना, यहां से बना, m कॉमन निकाला, ये हो गया, तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम को याद रखना है, हम ऐसे ही लिखेंगे डायरेक्टली, v माइनस क्या होगा u होगा। अब वैल्यू भरो, देखो इंपल्स इज इक्वल टू मास, मास दिया क्वेश्चन में, देखो दिया सर 150 ग्राम दिए, ठीक है। तो फिर से ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि यूनिट का ध्यान रखना होता है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो बटा क्या होता है 1000 होता है, सिंपल सी बात है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मतलब, अब ध्यान से एक बात और याद रखनी है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी रोल प्ले करेगी ना, रोल प्ले करेगी। पहले वो इधर को जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड, अब वो इधर को जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में डायरेक्शन का भी बहुत रोल होता है, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो वेलोसिटी इधर जा रही है, तो सर इधर वाली चीजों को हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर वाली चीजों को हम क्या लेते हैं, बाय कन्वेंशन हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं ना। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको हम क्या लेते हैं नेगेटिव, इधर चीजों को पॉजिटिव, इधर चीजों को क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है फाइनल वेलोसिटी किधर को है, इधर को ही है, पहले इधर को आ रहा था, फाइनल इधर को है, तो इधर को होगा तो -20 होगा, तो माइनस तो फॉर्मूले का हुआ, यू इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगी पॉजिटिव होगी और 20 ही होगा। तो सर i इज इक्वल टू कितना हो गया 150 बटा कितना हो गया 1000 इंटू कितना हो गया -40 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या बनता है, 1 2 15 चौके कितना हो गया 60 हो गया। तो इसका मतलब कितना हो गया 60, यही बना ना, 15 चौके 60 हो गया। तो सिंपल सी बात है सर बटा 10 आया, तो इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी आई -6 यूनिट क्या थे, न्यूटन सेकंड क्या थे, यूनिट थे, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गया, इंपल्स की क्या आ गई वैल्यू आ गई कि भाई -6 न्यूटन सेकंड। तो सर माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन हमेशा डायरेक्शन, जब भी कभी कोई वेक्टर क्वांटिटी हो माइनस साइन कहां किसको शो करती है, डायरेक्शन को क्या करती है, शो करती है। तो एक्चुअल में माइनस साइन क्यों आया, इसका मतलब ये इंपल्स कौन सी निकाली है, जब बैट ने बॉल पर मान लो जो इंपल्स लगाई होगी वो उसकी इंपल्स की क्या है वैल्यू है, तो वो कितनी है -6 न्यूटन सेकंड। तो सर मेरे को क्या पूछा है, एक तो ये पूछा है, एक एवरेज फोर्स पूछा है। तो अब मेरे को पता है कि भाई सर पहला फॉर्मूला तो यहां से निकाल ली इंपल्स, अब मेरे को पता है इंपल्स इसके बराबर होती है, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, एवरेज फोर्स भी निकाल सकता हूं। तो इसका मतलब इंपल्स इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, एवरेज फोर्स इधर ही रहा, इंपल्स की वैल्यू कितनी आई -6 आई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल है ना, अपॉन
ठीक है ना। हाँ ये इधर चला गया, आई अपॉन क्या होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ एवरेज बना। तो सर आई की वैल्यू -6, डेल्टा टी दिया क्वेश्चन में, हाँ दिया सर 0.01 दिया है। तो इसका मतलब एफ एवरेज किसके बराबर होगा, -6, 2 0 ऊपर चलेगी, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपकी एवरेज क्या होगी, फोर्स होगी। तो देखो ध्यान से कि उस वक्त कितनी फोर्स एक्ट की, 600 न्यूटन फोर्स क्या की, एक्ट की। तो यही तो मैं बता रहा था कि भाई फोर्स को डायरेक्टली क्या करना, मान लो ऑब्जर्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स एक्ट करती है बड़े छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, तो इसीलिए उसको मेजर कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम मोमेंटम को मेजर कर लिया, देखो मोमेंटम को हमने निकाल लिया, मोमेंटम से क्या निकाला, मोमेंटम से हमने निकाल लिया इंपल्स, इंपल्स के बाद मेरे को टाइम इंटरवल पता है कि कितना टाइम इंटरवल के लिए मैंने चीज को ऑब्जर्व किया, तो वहां से मैंने क्या निकाल ली, एवरेज फोर्स। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि भाई कैसे इंपल्स की वैल्यू, इंपल्स मतलब क्यों डिफाइन की गई एक्चुअल में, मतलब उसका कारण क्या है। ठीक है, तो ये मान लो क्या है, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। तो माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो इसका मतलब एक्चुअल में इस पर जो फोर्स लगी होगी ना, बैट ने बॉल पर जो फोर्स लगाई होगी वो कितनी लगाई है, उस डायरेक्शन में 600 न्यूटन लगाई है, उस पर इंपल्स कितनी लगाई है, 6 न्यूटन सेकंड क्या लगाई है, इंपल्स लगाई है। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या था, मतलब अगला क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको उल्टा भी पूछ सकता है, बस ये ध्यान रखना है, आपको पता ही होगा। वैसे मैंने तो न्यूटन लॉ नहीं समझाए, बट आपको न्यूटन थर्ड लॉ थोड़ा पता होगा कि न्यूटन लॉ थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई हमेशा फोर्सेस जो होता है वो पेयर में क्या करती हैं, एक्ट करती हैं। अगर एक चीज दूसरे पर फोर्स लगा रही है, उतनी ही फोर्स दूसरी चीज मान लो पहले पर भी लगाएगी, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो इसका मतलब एक्चुअल में ये जो निकाला, ये इंपल्स, ये जो फोर्स निकाली है, ये किसकी निकाली है कि भाई बैट ने बॉल पर फोर्स लगाई, कितनी लगाई, इतनी, और मान लो बैट ने बॉल पर कितनी इंपल्स लगाई, इतनी लगाई। अगर आपको उल्टा पूछता कि भाई बॉल ने बैट पर कितनी इंपल्स लगाई, तो मेरे को पता सर, अगर मान लो ये फोर्स है ना, ये डायरेक्शन इधर है, ये फोर्स कितनी है, -600 न्यूटन इधर को है, तो मान लो इंपल्सिव फोर्स -6 न्यूटन है। तो न्यूटन मान लो लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है कि फोर्सेस हमेशा पेयर में एक्ट करती है। अगर बैट ने इतनी फोर्स लगाई है, तो सिंपल सी बात है बॉल ने इस डायरेक्शन में सेम टू सेम फोर्स लगाई होगी। अगर डायरेक्शन इधर नेगेटिव ली है, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव, ये तो पता ही है। तो मान लो इंपल्सिव फोर्स इतनी होगी, बॉल ने बैट पर इतनी इंपल्सिव फोर्स लगाई होगी, और इतनी उस पर क्या लगी होगी, फोर्स लगी होगी। ठीक है, तो बस साइन का मतलब उल्टा होगा, बाकी फोर्स क्या होती है, बराबर हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन आर क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट। मतलब हमेशा दो बॉडीज जब एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। तो अगर ये 6 न्यूटन है तो ये भी 6 न्यूटन होगा, अगर ये 600 न्यूटन है तो ये भी 600 न्यूटन होगा, अगर ये -600 है तो ये क्या होगा, +600, क्योंकि डायरेक्शन का क्या है, खेल है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। ऐसे क्वेश्चन को क्या रखना होता है, याद रखना होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पहला क्वेश्चन था, जिसको मैंने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो आप चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मान लो क्या है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप खुद करने की कोशिश करना, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप खुद करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कहता है हैमर वेट 1 किलोग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स द नेल हेड ड्राइविंग इट 10 सेंटीमीटर इनटू द क्या होगा, वॉल होगा। तो एक दीवार है, एक दीवार पर आप क्या लगा रहे हो, एक कील मान लो लगा रहे हो। तो जब आपने यहां से मान लो हैमर को थ्रो किया, हैमर की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड दी है, तो वो जो मान लो कील है वो कितना अंदर चला गया, 10 सेंटीमीटर क्या चला गया, अंदर चला गया। तो 10 सेंटीमीटर अंदर चला गया, तो वो बोल रहा है कि भाई बताओ उस कील की कितनी क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि जब भी कील अंदर को जा रहा है एक्चुअल में क्या होगा, मतलब रिटार्डेशन होगी कि भाई दीवार, जब कील अंदर को जा रहा है दीवार इस तरफ उस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो जब इस तरफ फोर्स होगी, तो हमने न्यूटन लॉ पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू एम में। तो जिस तरफ आपकी फोर्स होती है उसी तरफ आपकी क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन किस तरफ होगी, इस तरफ क्या होगी, एक्सेलरेशन। ये बात आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि एक्चुअल में वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज है ना, कील की वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज। पहले तो वो 20 मीटर पर सेकंड से था, बट जो धीरे धीरे जाता जाता क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालनी है। अब एक्सेलरेशन सर डायरेक्टली निकालनी है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे को पता है कि जब भी ऐसे केस आए, इक्वेशन ऑफ मोशन अब आपने दिमाग में रखना है कि भाई क्या क्या गिवन है। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इस कील की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जितनी हैमर की इनिशियल वेलोसिटी होगी उतनी ही उसकी वेलोसिटी होगी, सिंपल सी बात है। उसके बाद कील की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो मेरे को पता है कि जब कील यहां से जाता जाता यहां पर पहुंचा, तो वो क्या आ गया होगा, रेस्ट पे आ गया होगा। तो सिंपल सी बात है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो लगाते हैं ना कौन सी इक्वेशन, एस भी दिया, देखो डिस्टेंस भी दिया, कितना मूव किया है, तो कौन सी इक्वेशन लगाए, थर्ड इक्वेशन। तो लगाओ जल्दी जल्दी पहले पार्ट के लिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी। तो सर फाइनल वेलोसिटी कील की क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि मेरे को पता है कि कील क्या कर जाता है, कुछ टाइम बाद रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया 2a। एक्सेलरेशन निकालनी है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है सर, 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखो कि भाई यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे फिर से सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, डिवाइड बाय क्या होता है, 100 होता है ना, डिवाइड बाय 100 होता है। तो ये हो गया, तो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे कितना हो गया 400, मतलब 2 इधर आ गया। तो सिंपल सी बात है सर, ये किससे कटा, 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा a, तो यहाँ पे कितना आ गया 200, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आ गया, -2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। अगर रिटार्डेशन पूछा होता तो फिर 2000 आंसर होना था, अब एक्सेलरेशन पूछा है तो इसका मतलब -2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उसके बाद आगे पढ़ो कि भाई क्या टाइम इंटरवल फॉर इंपैक्ट, मतलब जब इंपैक्ट पड़ा, जब आपने मान लो उसको कील को ठोका, तो उस वक्त उसका कितना टाइम इंटरवल उस पे क्या किया, एक्ट किया। तो टाइम इंटरवल निकालना मतलब टाइम की वैल्यू निकालनी है। जब स्टार्ट किया होगा, जब कील को ठोकना स्टार्ट किया होगा तो 0 सेकंड, तो कितने टाइम के लिए मान लो कील ठोका, उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम इंटरवल की वैल्यू लेंगे। तो सर टाइम इंटरवल निकालना है, तो टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सी इक्वेशन ले, फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं, एक्सेलरेशन आपके पास है। तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस क्या होएगा, at होएगा। इन फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जब मान लो यहां से यहां आपका क्या गया है ना, यहां से यहां आपका किल गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो सर 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जितनी हैमर की वेलोसिटी उतनी उसकी वेलोसिटी 20 होगी, प्लस उसके बाद सर एक्सेलरेशन -2000 है, क्योंकि वो उल्टी डायरेक्शन में है। साथ में टाइम इंटरवल कितना है, t। t का मतलब क्या है, टाइम इंटरवल फॉर विच मान लो क्या है, ये इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, तो वही टाइम इंटरवल निकालना है, तो निकाल दो। सर ये क्या होएगा ना, ये इधर चला गया, उधर जाके प्लस हो गया, 2000 t आ गया, तो फिर t इज इक्वल टू कितना आ गया, 20/2000 आ गया। तो इसको काटो, 1 0 से 1 0 गया, तो 100 से गया, तो 100 का पॉइंट लगाओगे तो कितना 0.01 सेकंड इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका टाइम इंटरवल निकल गया कि कितने टाइम इंटरवल के लिए ये फोर्स क्या की होगी, एक्ट की होगी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, क्या पूछा है ये, तो तीसरा इंपल्स भी पूछा है, तो इंपल्स निकालना है। तो सर इंपल्स आप कैसे निकालें, मान लो कैसे, मेरे को पता है कि एवरेज फोर्स पता है, नहीं पता, एक्सेलरेशन पता है, पता है, मान लो एवरेज फोर्स नहीं पता, तो फिर मेरे को पता है कि भाई एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी तो नहीं लगाया जा सकता। टाइम इंटरवल पता है, बट एवरेज फोर्स की वैल्यू नहीं पता। अगर नहीं पता तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो मैं एवरेज फोर्स निकालूं, तो या चेंज इन मोमेंटम भी लगा सकता हूँ, चेंज इन मोमेंटम लगाऊंगा। वेलोसिटी तो मेरे को पता ही है, मास भी मेरे को गिवन है, मैं पहले मतलब वो भी लगा सकता हूँ, बट उसके लिए पहले एवरेज फोर्स निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये लगेगा। तो फिर डायरेक्टली लगाते हैं, चेंज इन
मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एम वी माइनस यू। तो एम की वैल्यू कितनी दी है, एक, फाइनल वेलोसिटी कितनी है सर, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, तो इंपल्स की वैल्यू कितनी हो गई, -20 न्यूटन सेकंड, इसके क्या हो गए, यूनिट हो गए। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, मान लो वैल्यूज है, तो इसका मतलब माइनस साइन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है कि एक्चुअल में किस डायरेक्शन में, मतलब दीवार द्वारा मान लो कील पर किस डायरेक्शन में इंपल्स लगाई गई, ये उसकी वैल्यू है। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन है, दीवार द्वारा मान लो कील पर कितनी एक्सेलरेशन लगाएगी, ये एक्सेलरेशन है जिसे रिटार्डेशन कहते हैं। तो कितने टाइम के लिए लगाई गई, ये उसका टाइम इंटरवल है। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी। ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। तो चलो उसके बाद उसके अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे उससे अगला क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। चलो देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन, मान लो अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी और खुद ट्राई करना अब। ठीक है, जल्दी जल्दी रीड करो, ये आपके नीट का क्वेश्चन है, नीट 2023 का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो मान लो बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे मतलब थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसे रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या है। कहता तब ए बॉल ऑफ मास इतना इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ क्या हो गया 10 मीटर स्ट्राइक्स का क्या होगा ग्राउंड होगा। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो ग्राउंड पे एक हाइट है 10 मीटर से, मान लो एक बॉल को ड्रॉप किया गया, तो जब ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो मान लो ड्रॉप किया गया यहाँ पे जो गिरा, उसके बाद पढ़ो कि क्या कह रहा है, एंड रीबाउंड टू ए सेम हाइट, मतलब जब यहाँ से गिरा और गिरने के बाद वो सेम टू सेम इसी हाइट पर क्या करा पहुंचा। तो अगर इसी हाइट मतलब सेम उसी हाइट पर पहुंचा, मान लो यहाँ से गिरने के बाद रीबाउंड करके उसी हाइट पर पहुंचा, तो मैं आपको पूछूं कि उसके कुछ वेलोसिटी में लॉस हुआ होगा, तो आपका आंसर होगा सर लॉस तो कुछ नहीं हुआ होगा। क्या बोल रहे हो, ध्यान से समझना कि अगर मान लो जितनी हाइट से गिरा, मान लो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद उतनी ही हाइट पर वो क्या किया वापस किया, तो इसका मतलब जो इस पॉइंट पर उसकी ये वाली वेलोसिटी होगी, तो सेम टू सेम वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई वेलोसिटी अगर सेम होगी ना, यहाँ पर मान लो वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी, तभी तो वो सेम हाइट क्या कर पाएगा, रीच कर पाएगा, है ना। फाइनल वेलोसिटी यहाँ से जब गिरा उसकी वेलोसिटी जितनी होगी ऊपर की तरफ उतना ही गया, तो इसका मतलब वेलोसिटी का कोई भी लॉस नहीं हुआ। अगर वेलोसिटी सेम हो गई तभी उसने सेम हाइट इधर ट्रेवल की और सेम हाइट क्या की, इधर क्या की, ट्रेवल की, तो फिर ताही आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये उसने बोला है कि भाई एक्चुअल में उसने सेम टू सेम हाइट क्या की, रीबाउंड की, जितनी हाइट से वो गिरा उतनी हाइट से वो वापस गया, इसका मतलब इस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होगी उसके उल्टे डायरेक्शन में उतनी ही उसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। जब वेलोसिटी बराबर हाइट क्या होगी, सेम होगी। तो सिंपल सी बात है सर, इस टाइम पर उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी डिस्टेंस आपको पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाना है ना। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, v स्क्वायर ये क्या हो गया 0 का स्क्वायर हो गया 2a मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको दी है सर क्या 10, तो 10 माइनस लेना है या प्लस लेना है, तो आपका आंसर होगा सर माइनस लेना है, क्योंकि नीचे की तरफ है तो -10। अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है, तो जब डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो तो माइनस क्या लेना है 10 लेना है। तो निकालो जो भी निकला, माइनस के साथ माइनस कटा ये तो 0 ही हो गया, v स्क्वायर अब माइनस है ना, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो v स्क्वायर कितना बना 2 इंटू 10 इंटू क्या बना 10, तो सर ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। तो मेरे को पता है अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि दो
चीजों में से एक चीज बाहर निकल गई, 10 अंडर रूट क्या हो गया 2। तो ये आपकी क्या आ गई वेलोसिटी। जब यहाँ पे स्ट्राइक किया होगा उसकी वेलोसिटी कितनी यही होगी। तो जब यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद ऊपर की तरफ गया होगा, अगर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ये हो गई तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी सेम होगी, क्योंकि जब मान लो सेम वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ गया होगा तो वो सेम टू सेम उतनी ही हाइट कवर करेगा जितनी हाइट उसने क्या की थी पहले क्या की थी कवर की थी। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कुछ भी लॉस नहीं हुआ, अगर लॉस होता तो फिर मान लो वेलोसिटी की वैल्यू जहां तक मान लो पूरी उतनी नहीं कवर कर पाता जितनी उसने क्या की है कवर की है। तो इसमें लॉस कोई नहीं हुआ। तो अगर कोई लॉस ना हो तो जब मान लो वो स्ट्राइक करता है उसकी जो वेलोसिटी होती है, तो जब वो वापस जाता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है सेम होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है सेम होती है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई, फाइनल वेलोसिटी। तो सर फाइनल वेलोसिटी किस तरफ है ऊपर की तरफ, मान लो नीचे की तरफ हम चीजों को नेगेटिव लेते हैं तो ये वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव, ऊपर की तरफ हम चीजों को पॉजिटिव लेते हैं तो ये वेलोसिटी क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो ये बात बन गई। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो सर कर ही सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ये, फाइनल वेलोसिटी ये, इंपल्स निकालनी है, यही क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड, तो इंपल्स की वैल्यू निकाल देते हैं। इंपल्स क्या होता है मास इनटू क्या होता है v माइनस u। तो मास कितना है सर 0.15, v कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 अंडर रूट क्या हो गया 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस 10 अंडर रूट क्या हो गया 2। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो i की वैल्यू कितनी हो गई 0.15, तो क्या हो गया आपका है ना मान लो प्लस हो गया 20 अंडर रूट क्या हो गया 2। तो इंपल्स की वैल्यू कितनी आई 0.15 गुणा 20 इंटू इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है 1.41 होती है। तो सिंपल सी बात है सर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 15 को करेंगे 300 2 पॉइंट गए, तो सिंपल सी बात है सर कितना 3 इंटू 1.414, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट 2 से 1.414 से करेंगे तो 3 का 3 आ गया, 4 3 12, एक आंसर आ गया। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो लगभग इतनी क्या आएगी आपकी इंपल्सिव फोर्स आएगी। ठीक है, तो ये आपकी इंपल्सिव फोर्स की वैल्यू निकली, ये उसका क्या निकला मैग्नीट्यूड निकला कि भाई मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, तो डायरेक्शन वैसे उन्होंने पूछी नहीं है, तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये उसकी क्या निकली वैल्यू कि भाई कैसे इंपल्सिव फोर्स क्या की होगी एक्ट की होगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड दोनों तरफ सेम ही होता है, चाहे मान लो ये इधर की तरफ इंपल्स लगाए, अगर ये इधर की तरफ इंपल्स लगाए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो उन्होंने मैग्नीट्यूड ही पूछा है, तो सिंपल सी बात है कि इंपल्स की ये क्या होगी वैल्यू हो गई, ये आपका क्या हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये नीट 2023 का आपका क्या था क्वेश्चन था, मतलब जो आपको पेपर में आया था। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे अगले क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे डील, वो भी नीट का ही क्वेश्चन है, उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई कैसे इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं सॉल्व होते हैं। लिखो जल्दी जल्दी, मान लो ऐसी एक डायग्राम दी है आपको, चलो इधर बना लेते हैं। मान लो एक डायग्राम दी है, ये मान लो यहाँ पे मान लो ऐसे एक वेलोसिटी है, मान लो ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो ऐसे। ठीक है, तो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, इसके साथ कितना बना रहा है 60 डिग्री। इधर को वेलोसिटी v है, इधर को मास कितना है ना मास m है, मान लो ये हाँ, तो इधर को वेलोसिटी रीबाउंड करके सेम वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये क्या है आपका डायग्राम है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन लिख लो द वैल्यू ऑफ इंपल्स, द वैल्यू ऑफ इंपल्स imparted by the wall on the ball will be। ठीक है, मान लो कितनी इंपल्स वो क्या करेगा लगाएगा, वो वाली वैल्यू क्या करो फाइंड करो, तो निकाल सकते हैं। ये कौन सा डिफिकल्ट बात है, तो सर ये मेरे को दे दिया, तो चलो डायग्राम थोड़ा इधर बनाते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, वॉल को इधर रहने देते हैं, तो ये तो मेरे को पता है सर इधर को आएगा, तो मान लो सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है तो वेलोसिटी के तो दो कंपोनेंट होंगे। हमने पढ़ा है कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाती है वो एक्चुअल में दो डायरेक्शन में क्या करती है एक्ट करती है। तो ध्यान से देखो कि भाई वेलोसिटी इधर को जा रही है, तो अगर इधर को जा रही है, हम एक्चुअल में जब रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर करते हैं तो कैसे करते थे, मान लो एक वेक्टर इधर को, एक वेक्टर इधर को, तीसरा वेक्टर क्या होता था बाहर को होता था। तो याद रखना है कि देखो ध्यान से, अगर ये वेक्टर इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, तो हम क्या करते थे रेजोल्यूशन है ना, अगर ये v है तो सर इधर थीटा बनता था, ये क्या होता था v cos थीटा, तो ये क्या होता था v sin थीटा होता था, ये तो हमें पता है। तो अगर ध्यान से देखें, अब मान लो एक्चुअल में वेक्टर किधर को जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो आप सीधा याद भी रख सकते हो या आप डायग्राम बना के भी देख सकते हो। मेरे को पता है कि अगर वेक्टर सीधा जा रहा है तो वेक्टर इधर को जा रहा होगा ना, वेक्टर की वैल्यू देखो, एक्चुअल में हम जो थीटा लेते थे, हमारी जो डायरेक्शन होती थी वो बाहर की तरफ होती थी सभी। अब इस बार जो मान लो डायरेक्शन है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन इधर नहीं है, अंदर की तरफ है, तो आप याद भी रख सकते हो। वैसे मैं समझा भी देता हूं कि भाई जब ये डायरेक्शन इधर को हो तो सिंपल सी बात है वेक्टर इधर को जा रहा है, तो सर अगर ये एंगल थीटा होगा तो यहां से मैं इधर बनाता हूं, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी
एंगल तो थीटा होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो सिंपल सी बात है कि भाई इधर हो गया, मेरे को पता है कि भाई इधर को वेलोसिटी एक्चुअल में इधर को है, ये वेलोसिटी इधर को है, तो इसके कंपोनेंट बनाएंगे तो इधर तरफ कंपोनेंट कौन सा आएगा ना, इस तरफ कंपोनेंट कौन आएगा, v cos थीटा आएगा, तो नीचे की तरफ इसका कंपोनेंट कौन आएगा, v sin थीटा क्या आएगा, कंपोनेंट आएगा। तो आप ऐसे मतलब ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, या आप सीधा भी समझ सकते थे कि यहाँ पर जब वेलोसिटी आती है जब अंदर की तरफ मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसकी जो सभी वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, मान लो एक केस ये होता है, ऐसे भी हो सकता है, मान लो ऐसे होगा, तो अगर मान लो दूसरा मान लो वेक्टर की डायरेक्शन इधर को हो अंदर की तरफ, तो उसका जो मान लो कंपोनेंट बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, अंदर को v cos थीटा अंदर को होगा, v sin थीटा भी क्या होगा आपका अंदर को होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, तो एक्चुअल में यही हुआ, ध्यान से देखो, ये अंदर को है तो v sin थीटा है ना, v sin थीटा इसके परपेंडिकुलर बनना था, अंदर को मतलब नीचे की तरफ बना, तो v cos थीटा मान लो ये इधर को बना, तो किधर को बना, मतलब दूसरा कंपोनेंट भी अंदर को बना, अंदर को मतलब इस डायरेक्शन में क्या बना आपका कंपोनेंट बना। ठीक है, तो याद रखना है कि जब सभी बार को होते हैं वो सभी बार को होंगे, जब तीनों मान लो रिजल्टेंट अंदर को होगा तो दोनों उसके जो मान लो क्या होते हैं, मान लो कंपोनेंट होते हैं वो भी अंदर की तरफ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ये दो केस होते हैं वेक्टर के, अगर ऐसे याद रखना है तो ऐसे, तो मैंने बना के भी बता दिया कि भाई कैसे ये वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो चलो मान लो इसको यहाँ पे बनाते हैं, ये बात तो आपको समझ आ गई कि एक्चुअल में मान लो v वेक्टर इधर है, ये वाले v वेक्टर के दो कंपोनेंट ये आपके क्या बने, कंपोनेंट बने। अब उसके बाद मेरे को पता है कि भाई एक्चुअल में फाइनल भी इधर को जा रहा है तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, तो दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं। सर इधर को जा रहा है तो इसके मान लो जिस तरफ थीटा हो उस तरफ कौन सा कंपोनेंट होता है ना, इसका मान लो आप देखो ये बाहर को है तो इसका मान लो इसका जो मान लो कंपोनेंट होगा वो भी बाहर की तरफ होगा, तो बाहर की तरफ कितना कंपोनेंट v cos थीटा होगा, इधर की तरफ v cos थीटा होगा। अब इधर आ जाते हैं दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ये, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिर से बाहर की तरफ होगा, तो इसका मतलब इधर ही आपका क्या होगा, दूसरा v sin थीटा भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये मैंने मोशन को तोड़ लिया कि भाई कैसा उसका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, मान लो फाइनल का और इनिशियल का कैसा क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो अब देखते हैं कि भाई एक्स डायरेक्शन जब भी ऐसा आए तो मेरे को पता है कि भाई दो डायरेक्शन में मोशन मोमेंटम चेंज करेगा। अब मैं मोमेंटम की वैल्यू निकालता हूं, मान लो सबसे पहले मैंने तो इंपल्स निकाल लिया ना, इंपल्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो मान लो एक्स डायरेक्शन की इंपल्स निकालता हूं, अगर एक्स डायरेक्शन की इंपल्स निकालूंगा तो चेंज इन मोमेंटम भी किस डायरेक्शन का होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा सर एक्स डायरेक्शन का ही चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए। अगर एक्स डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम है तो इसका मतलब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ना, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन माइनस क्या होगा, मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो मैम को कॉमन निकालो, vx माइनस क्या होगा, ux, तो मेरे को पता है सर m vx मतलब फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो फाइनल वेलोसिटी कौन सी है सर, फाइनल वेलोसिटी ये है, तो इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा है, ये, तो ये वाली डायरेक्शन में है। तो सर मेरे को पता है इधर वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर वाली डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो इसका मतलब इधर क्या होगा, माइनस v cos थीटा होगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल मतलब ये, तो ये वेलोसिटी क्या थी, ये, तो इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला, तो इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब इसका ये तो माइनस साइन किसका आया, फॉर्मूले का, तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो, v cos थीटा। तो सर मेरे को पता है कि भाई जब इसको सॉल्व करेंगे, मान लो v माइनस 2v है ना, माइनस क्या हो गया 2v cos क्या हो गया आपका थीटा हो गया। ठीक है, तो माइनस 2v cos थीटा हो गया, तो इसका मतलब ये क्या बना, मान लो आपका माइनस 2mv cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू दी है, तो सर दी तो है cos थीटा की, देखो थीटा की वैल्यू आपको दी है कितनी है 60 डिग्री, तो पर तो यहाँ पे cos 60, तो cos 60 किसके बराबर होता है, माइनस 2mv cos 60 1/2। तो सर ये कटा, तो इसका मतलब मान लो ix मोमेंटम मान लो आपका इंपल्स इन एक्स डायरेक्शन कितनी आई, माइनस क्या आ गई आपकी mv के क्या आ गई, बराबर आ गई। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन की इंपल्स की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो ऐसे y डायरेक्शन की निकालते हैं, भाई आपकी एक्स डायरेक्शन की इंपल्स आ गई है माइनस mv हो गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, इंपल्स की वैल्यू है एक्स डायरेक्शन में। तो हमने तो टोटल इंपल्स निकाल ली है, अब y डायरेक्शन की इंपल्स को ऑब्जर्व करते हैं कि कितनी इंपल्स y डायरेक्शन में लग रही होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे वो वाली इंपल्स क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो लिखो जल्दी जल्दी वो वाला क्वेश्चन, फिर देखते हैं कि भाई उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इंपल्स इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन होगा, तो चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं vy माइनस क्या होएगा, uy होएगा, तो iy, तो यहाँ पे m क्या है, मास, तो मास सर मुझे नहीं पता, चलो उसको ऐसे रहने देते हैं, vy फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है ना,
फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी ये थी तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या होता है सर माइनस, तो इसका मतलब माइनस क्या होगा v sin थीटा होगा, तो माइनस फॉर्मूले का हो गया। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो देखो इनिशियल भी नीचे की तरफ है तो सेम टू सेम वही है v sin थीटा, तो इसका मतलब ये तो फॉर्मूले का माइनस था तो ये भी नीचे की तरफ है तो माइनस डायरेक्शन का आएगा माइनस sin थीटा, तो इसका मतलब i y मतलब क्या, मतलब इंपल्स इन वाई डायरेक्शन m, तो ये क्या बना माइनस v sin थीटा माइनस माइनस प्लस v sin थीटा और माइनस प्लस 0 हो गया, तो इसका मतलब इंपल्स इन वाई डायरेक्शन क्या होगी 0 होगी। तो सिंपल सी बात है सर, जब भी ऐसा केस आए तो इसका मतलब वाई डायरेक्शन में इंपल्स की वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है हमेशा, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये तो मैंने करके बताया, एक्चुअल में मैंने आपको डायरेक्टली भी बता सकता था कि जब भी मान लो ऐसा एंगल वाला क्वेश्चन आए वाई डायरेक्शन की इंपल्स क्या होती है आपकी 0 होती है हमेशा। इंपल्स किस डायरेक्शन में होती है, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में कितनी इंपल्स निकली ये, तो फिर टोटल इंपल्स कितनी लगी सर, हेलो आई एक्स प्लस क्या होएगा आई वाई होएगा, तो अब आई वाई की वैल्यू तो 0 है, तो सिंपल सी बात है सर टोटल इंपल्स कितनी लगेगी m माइनस क्या हो गया v हो गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या लगी इंपल्स लगी कि भाई कितनी इंपल्स जो है वो किसने लगाई, मान लो वॉल ने किसके ऊपर लगाई, मान लो किसके ऊपर, मान लो वॉल ने लगाई, यही पूछा ना, वैल्यू ऑफ इंपल्स इंपार्टेड बाय द क्या होगा वॉल, ऑन द क्या होगा बॉल होगा, बॉल के ऊपर कितनी उसने क्या लगाई इंपल्स लगाई। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगा ये, अब मान लो आपको मैग्नीट्यूड, एक्चुअल में ये तो क्या बता रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ डायरेक्शन बता रहा है, मान लो माइनस साइन नहीं लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपको क्या पूछता, अगर मान लो उल्टा पूछता कि भाई बॉल ने वॉल के ऊपर कितनी इंपल्स लगाई, फिर साइन क्या आना था पॉजिटिव आना था, तो मान लो ये हमने क्या निकाली इंपल्स बाय क्या निकली, इंपल्स किसने लगाई, मान लो किसने, दीवार ने किसके ऊपर इंपल्स लगाई, बॉल के ऊपर क्या लगाई इंपल्स लगाई, तो ये आपका क्या आ गया उसका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को क्या करना है डील करना है। तो चलो इस वीडियो को यहाँ पर ही क्या करते हैं खत्म करते हैं। तो मान लो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।